किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रहे बदलावों की जानकारी, नवाचारों की जानकारी या फिर कहें कि गतिविधियों की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास है। आइए रुख करते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। पशु बीमा योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन का ही एक हिस्सा है जिसके माध्यम से पशुओं का बीमा करवाया जाता है। जी हां, उद्देश्य यही है कि बीमा के जरिए पशुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत देसी नस्लों और साथ ही साथ संकर नस्लों का बीमा किया जाता है। किस तरह से ये लाभकारी साबित हो सकता है, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर अनिर्बन गुहा जी। आइए देखते हैं। मैं आज आप लोगों को पशु बीमा के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, जो भारत सरकार का एक स्कीम अभी चल रहा है। अभी इसके लिए एक भारत सरकार ने एक स्कीम चलाया है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत एक एक्टिविटी है जिसका नाम है पशु बीमा। पशु बीमा में हम सारे पशुओं को कवर करते हैं। इसमें आपका मवेशी आ जाता है, इसमें आपका सुअर आ जाता है, इसमें आपका दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, लेकिन पोल्ट्री के अलावा सारे पशु इसमें कवर हैं। अभी क्या है कि अभी जो प्रेजेंट स्कीम है, अभी जो स्कीम चल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 पशुओं पर हाउस होल्ड, पर फैमिली की और पर परिवार के लिए 10 पशुओं के बीमा करते हैं। ठीक है, इसमें कैटल यूनिट लेते हैं। तो एक कैटल यूनिट क्या है? एक बड़ा पशु, जैसे एक भैंस हो गया, एक आपका गाय हो गया, एक घोड़ा हो गया, एक कैमल हो गया, और एक कैटल यूनिट के अंतर्गत 10 छोटा पशु आ जाते हैं। जैसे 10 भेड़ हो गए, 10 बकरी हो गए, 10 सुअर हो गए, 10 आपके छोटे छोटे पशु हो गए। तो कैटल यूनिट जो है एक परिवार के लिए 10 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसान के पास 10 गाय हो तो 10 गाय को हम कराएंगे। अगर किसी किस्म का 30 गाय हो तो 30 गाय में जो सबसे अच्छी जो 10 गाय है उसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। प्रीमियम परसेंटेज होता है 4.5% हम इधर से देते हैं, लेकिन स्टेट जो आप अपने जो स्टेट में रहते हैं वो एक टेंडर करते हैं। टेंडर के अंतर्गत जो रेट आता है उसी रेट से प्रीमियम लागू होता है। मान के चलिए आपका पशु की जो प्रीमियम है वो 100 रुपया है, तो 100 रुपये में 15 रुपये आप देंगे और बाकी का जो 85 रुपया है वो सेंटर और स्टेट मिलके बांट के उसका भुगतान करेगा। मतलब 85 जो रुपया है वो आपके लिए सब्सिडी होगा, तो आप सिर्फ 15 रुपये देंगे। ये हो गया आपका पशु बीमा के प्रीमियम रेट। अभी पशुओं को आप कितने साल के लिए बीमा करवा सकते हैं? अभी जो हमारे प्रावधान है हमारे स्कीम में, इसके अंतर्गत आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए अपने पशुओं को बीमा करवा सकते हैं। तो यही है हमारे पशुधन बीमा की एक छोटी सी स्कीम जिसके अंतर्गत आप लोग लाभ उठा सकते हो। और हम आशा करते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई अभी तक लाभ उठाए चले हैं, आगे भी आप लोग इसका लाभ उठाओगे। हमारे देश में सब्जियों का अच्छा उत्पादन लिया जाता है और अगर हम बात करते हैं आलू की तो इसका उत्पादन तो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन बी और फास्फोरस बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते इसकी मांग
बाजार में अच्छी बनी रहती है। जी हाँ, इसका उत्पादन हमारे किसान अच्छे स्तर पर करते हैं, उन्हें लाभ में होता है। किस तरह से इसके उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है और रोग मुक्त किया जा सकता है, रोगों से बचाया जा सकता है, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रही हैं DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आलू में कुछ कीट होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर लगते हैं, जैसे कटवा कीट, इसको हम कटवर्म भी कहते हैं। तो इसका जो लार्वा होता है वह पौधे को जड़ से काट देता है, जिससे पौधा सूख जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा कीट है जिसे वाइट ग्रब भी बोलते हैं। वाइट ग्रब को कई जगह पे सफ़ेद लट, कहीं पे कुरमुला भी बोला जाता है। इसके जो ग्रब होते हैं वो पौधे को जड़ से काट देते हैं, पौधा सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक कीट और आता है जिसे हम बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ये भी पौधे को नुकसान करता है और जो भी आलू का जो कंद होता है ये उसमें सुरंग बना देता है और सुरंग बना के हमारा आलू ख़त्म हो जाता है। वाइट ग्रब है और कटवर्म, ये भी हमारे आलू में छेद कर देते हैं। अब हम इसमें आएंगे कुछ दूसरे कीट जो कि ज़मीन के ऊपरी भाग में लगते हैं, जैसे एफिड। एफिड की टेंडेंसी होती है कि ये एक चूसक कीट है जो कि पौधे की पत्तियां हैं, डंठल है, इसको ये चूस लेता है। उससे पौधे की वाइटलिटी रिड्यूस हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है। इसके अतिरिक्त ये इसमें वायरस भी फैलाता है और सारे पौधों को नुकसान करता है। दूसरा इसमें आता है जैसिड। जैसिड भी सकिंग पेस्ट है, ये भी पौधे को रस को चूसता है, उसकी डंठल को, पत्तियों को, और मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। इसके अलावा एक जो हमारे अन्य कीट रहते हैं वो पत्तियों को भी नुकसान करते हैं, जैसे हडा बीटल। हडा बीटल जो रहता है वो आलू की जो पत्तियां होती हैं उसको पूरा छलनी कर देता है। इसके अलावा जो है एक पोटैटो में जो एक अन्य कीट लगता है वो एक कैटरपिलर होता है, उसको हम टोबैको कैटरपिलर भी कहते हैं। वो भी आलू की कीट की जो पत्तियां हैं उनको नुकसान करता है। देखिए, ये सारे जो कीट हैं ये हमारे आलू में पाए जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए कुछ विधियां हैं जो हमें अपनानी चाहिए। जैसे अगर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएंगे तो सबसे पहले आप अपने खेत की गहरी जुताई करिए। जब हम गहरी जुताई करते हैं तो जैसे हमारे वाइट ग्रब है, कटवर्म है, इसके जो लार्वा होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। जब कीट के लार्वा प्यूपा एक्सपोज हो जाते हैं तो क्योंकि चिड़िया जो होती है वो उनको खा देती है, जो भी हमारे नेचुरल एनिमी है जैसे चिड़िया है, कौवा है, तो गहरी जुताई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी आप आलू को लगाएं, कंद जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट वैरायटी आप प्रयोग करिए, तो उसमें अन्य बीमारियां या कीट का से उसको नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जब भी आप आलू को बोएं तो 10-15 सेंटीमीटर नीचे गहरी जुताई करिए, और जब आप आलू को बोते हैं तो उसको मिट्टी से अच्छे से ढकिए, उसका जो पोर्शन है वो बाहर नहीं आना चाहिए, उससे आपको पोटैटो ट्यूबर मॉथ से नुकसान कम होगा। इसके अतिरिक्त जब आपको दिख रहा है कि पोटैटो ट्यूबर मॉथ के से नियंत्रण के लिए आप जितनी भी हमारी जो आलू जब आप उसको निकाल देते हैं तो उसको एक पॉलीथीन से ढक दीजिए, तो जो पतंगा होता है वो उसमें अंडे नहीं देगा। जब भी आप अपने खेत में जब आप बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले गोबर की खाद में बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजम एनिसोप्ली को गोबर की खाद में मिक्स करके डालें, और बेसिलस thuringiensis का भी आप प्रयोग करिए। तो ये सब तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक इन कीटों से छुटकारा पाने में सफलता मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि कीट बहुत ज़्यादा है, आपके खेत में बहुत नुकसान कर रहा है, तो ETL लेवल से अबव है, तो आप सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव पेस्टिसाइड का प्रयोग करिए। पशुपालन कृषि का आधार है, और पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो अंडा, मांस, दूध और ऊन के लिए इसे किया जाता है। ऐसे उत्पाद इससे प्राप्त होते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर आजीविका के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है पशुपालन। हमारे देश में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन किया जाता है। किस तरह से ये हमारे किसानों को फायदा पहुँचा सकता है, कैसे इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व उपायुक्त द्वारा। इनका नाम है डॉक्टर राम सनेही। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं।
भारत देश के अंदर पशुधन की बहुत ही ज़्यादा मांग हो रही है और हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा है कि जैसे हमारे गाय, भैंस, बकरी, इनका दूध का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता होती है और हमारे शरीर में कई रोगों से लड़ने के लिए ताकत मिलती है, वो सबसे अच्छा दूध बकरी का माना जाता है। और गाय का तो अमृत दूध होता है, भैंस का हमारे जिसमें फैट भी अच्छा पाया जाता है, जो कि देश के अंदर अच्छा घी, दूध, दही, मक्खन, खोया, मिठाइयों से भरपूर होने के लिए हमें पशुधन के लिए जोर देना पड़ेगा। जैसा कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी गौपालन स्कीम है और हमारी भेड़ बकरी पालन के अलावा हिल गोट का भी है। तो ये चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारे छोटे किसान, जो हमारा देश एक कहते हैं कि 65 से 70% की आबादी हमारे देश की गाँव की सीमाओं में रहती है। यही कहेंगे कि लाइफ ऑफ द इंडियन विलेज टू द इन इंडिया। तो वी कैन से कि हमारा ये उद्देश्य हो कि हर छोटा से छोटा गांव हो, चाहे उसमें 4000 की आबादी हो, 3000 की आबादी हो, तो एक छोटा सा किसान अपने छोटे पशुओं के माध्यम से, जैसे बकरी है, बकरी हमारे पहाड़ों में भी अच्छी होती हैं जिसमें ऊन मिलती है, मीट मिलता है, दूध मिलता है। और प्लेन के अंदर गंगेटे की बकरियां, बरबरी बकरी है, देसी बकरी है, इनके अंदर भी दूध की तादाद बड़ी अच्छी होती है। इससे हमें और भी कई बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों के लिए हमारे देश में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनमें से बकरी पालन भी एक प्रमुख है। बकरी पालन से हमारे जो छोटे, जिनको बेरोजगार की हालत में यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, अगर वो 10 से 15 बकरी अपने घर के लिए छोटे से परिवार के पालन, तो मेरी समझ में साल भर में 2 बार बकरी अच्छा सा उसमें दूध देती है, मीट भी मिलता है और इसके बाद उसकी जनरेशन भी बढ़ती जाती है। तो हमारा अर्थ यही है कि छोटा जो किसान है, सीमांत लघु सीमांत किसान, वो अपनी आमदनी के जरिए आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हो सकता है, समाज को एक अच्छा सा उदाहरण दे सकता है। बल्कि ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान की समृद्धि को लाने के लिए छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं अपनी आमदनी का एक अच्छा सोर्स बना सकते। इसी तरह से भेड़ पालन भी है। भेड़ पालन भी हमारे हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में है, कुछ प्लान में है, गंगेटे के एरिया में है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालयन बेल्ट में है। तो इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमारी दूध और मीट और वूल की समस्या भी कम हो जाएगी। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट हमारी खेत की मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वर्मी कंपोस्ट आप खुद भी बना सकते हैं। किस तरह से इसको बनाया जाता है, कैसे ये हमारे किसानों के लिए और साथ ही साथ हमारी फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लाभकारी साबित होती है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केंचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा।
बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल न हो सकें। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें हमारे अगले सेगमेंट पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के मुकाम को हासिल कर चुके हैं और बन गए हैं अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। हमारे देश में बिस्कुट और कुकीज खाने का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर बिस्कुट मैदा के बने होते हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुकीज को पोषक अनाजों से बनाया जाए तो न सिर्फ स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मिनल गणेश महाराष्ट्र राजगुरुनगर में रहती हैं। ये जगह पुणे जिले के अंतर्गत आती है। अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट में वो मिलेट से कुकीज तैयार कर रही हैं। कोरोना के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हुए हैं, खासतौर से शहरों में रहने वाले लोग। यही वजह है कि पुणे और आसपास के शहरों में मिनल के उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं। कोविड का दौर था, तब बिजनेस बंद होने के वजह से हमने मार्केटिंग शुरू किया। तो उसमें मार्केटिंग में हमने बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है तो वो प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हमारा चल रहा था 2 साल। लेकिन इस
ये मार्केटिंग करते करते हमें ये समझ में आया कि ये जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं सबको, तो वो हेल्दी नहीं है और कम हेल्दी है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या कि बेकरी का जो है तो 70% जो अभी हमारे सब लोग हैं तो वो बेकरी आइटम खाते, तो उसमें अगर हमने हेल्थ का अच्छे से मतलब पूरा हेल्थ अगर उस प्रोडक्ट में आ जाए तो सबका सुबह का जो खाना है वो ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। कुकीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर सुबह कोई लड़की हो या छोटा लड़का हो वो बिस्कुट खाता है, तो बिस्कुट किस चीज़ के खाता है, तो मैदे के खाता है, तो क्यों ना वो हेल्दी बिस्किट खाए, वो नाचनी के बिस्किट खाए, वो ज्वार के बिस्किट खाए या वरई के बिस्किट खाए, राजगिरा के बिस्किट खा जाए, तो इससे उसके बॉडी को हेल्थ मिलेगी। अच्छा मतलब उसका हेल्थ भी होगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ये मिलेट्स का मतलब ये यूनिट शुरू करने का मैंने सोचा और मैंने वो शुरू भी किया। सब ये यहाँ की जो कुकीज़ की रेसिपी है, रागी की रेसिपी है, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण के दौरान मिनल को बेसिक रेसिपी के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि आप चाहे तो अपनी तरफ से इसमें बदलाव कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने खुद की रेसिपी तैयार की। शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। मिनल के पास रेसिपी भी थी और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी, लेकिन प्रसंस्करण के लिए जरूरी मशीनें नहीं थी। तब उन्होंने बैंक की शरण ली। थोड़ी सी भागदौड़ के बाद उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल गया। प्रशिक्षण के दौरान मिनल को 12 तरह के उत्पाद बनाने सिखाए गए। बाद में कुछ रेसिपी खुद मिनल ने भी तैयार की। आज वो बड़े पैमाने पर रागी कुकीज तैयार कर रही हैं। इनके अलावा ओट्स, सिंगाड़ा, वरिया, अमरनाथ और मूंग से तैयार कुकीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर। आज हम बात करने वाले हैं इनाम एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन तो छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जी हाँ, आप इसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आसान सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर क्या, देश की 1500 से भी ज़्यादा जो मंडियाँ इसके तहत लिस्टेड हैं, वहाँ पर अलग अलग जिन्सों की जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। जहाँ पर अच्छे दाम नज़र आ रहे हैं वहाँ पर बिकवाली करके मोटा मुनाफा भी आप अर्जित कर सकते हैं। तो इनाम कैसे आपके लिए लाभकारी बन सकती है, जानते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था,
लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाती है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। करीब 200 साल पुरानी ये कला महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों के गांवों में पीढ़ियों से चल रही है। ये सिर्फ एक चप्पल नहीं है, ये एक पहचान है। मिट्टी की महक, इतिहास की छाप और कारीगर के हाथों की मेहनत, ये है कोल्हापुरी चप्पल। मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। मिसेज अवंतिका, आपको कैसे पता चला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कोई खास बात? यो है असली डायमंड का हार, माल एकदम चोखो है, कीमत है 50 लाख। सर ये शाइना है। शाइना भटनागर। देखिए सुराग द क्लू, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।